हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, चाइना और ताइवान का जो तनाव है वो फिर से एक बड़े स्तर पे बढ़ गया है और चाइना ने अपनी सेनाओं को युद्ध तक के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यानी युद्ध के माहौल बन रहे हैं इस पूरे के पूरे रीजन में। इन युद्ध के माहौल के पीछे के कारण क्या हैं और चाइना और ताइवान का ऐतिहासिक विवाद क्या है, दोनों देशों के अपने अपने पक्ष क्या हैं, इसको आज की इस परिचर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मुद्दा आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले यदि हम वर्तमान घटनाक्रम की बात करें तो चीन ताइवान के सामने दक्षिण फुजियान प्रांत के तट पर लाइव फायर अभ्यास कर रहा है। ध्यान रखना है, यहां पे एक हफ्ते पहले ही एक बड़े हवाई और समुद्री अभ्यास का आयोजन किया था चाइना ने, जिसे चाइना के द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति की जो एक अलगाववादी टिप्पणी थी उसकी सजा या उसके प्रतिशोध में आयोजित करने की बात की थी। ध्यान रखना है, यहां पे ताइवान के राष्ट्रपति लाई ने अभी हाल ही में अपने राष्ट्रीय दिवस के संबोधन में चाइना की संप्रभुता को नकारने की बात की थी और चाइना का जो एक तरीके से कंट्रोल है या चाइना की संप्रभुता के प्रतिशोध की बात की थी। इसी अलगाववादी रवैये के चलते चाइना ताइवान को घेरने की नीति अपना रहा है बड़े स्तर पे। यदि हम इस लाइव फायर अभ्यास की बात करें तो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक ये लाइव अभ्यास किया जा रहा था और इसने जहाजों को दूर रहने की हिदायत भी दी थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि चीन का ये अभ्यास वार्षिक अभ्यास है और वह उन पर नजर रख रहा था। हालांकि ताइवान का भी मानना है कि चाइना के द्वारा ये जो गतिविधियां की जा रही हैं इस पूरे के पूरे रीजन में, ये निवारक प्रभाव का विस्तार करने के तरीकों में से एक है। यानी ये कहीं ना कहीं हम पर नियंत्रण या हमारी संप्रभुता को बाधित करने के जो प्रयास हैं उन प्रयासों में से एक प्रकार के ये प्रयास हैं। यानी ताइवान भी सजग है चाइना की इस तरीके की नीतियों से या इस तरीके के युद्ध अभ्यासों से। यहां पे यदि हम बात करें तो हाल ही में दोनों के मध्य जो तनाव है वो बड़े स्तर पे बढ़ा है और चाइना ने ताइवान के आसपास का जो जल है, आकाश है, उसमें अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। ताइवान के पास सैन्य अभ्यास में बड़ी संख्या में युद्धक विमान और नौसेना जहाज भेजे हैं और साथ ही तट रक्षक गश्त कर रहे हैं। यानी बड़े स्तर पे ताइवान को घेरने की नीति अपना रहा है चाइना, चाहे वो जल हो, चाहे आकाश हो, चाहे युद्धक विमान हो, युद्ध अभ्यास हो, ताकि ताइवान इस तरीके की अलगाववादी टिप्पणियां करने से बचे। आखिर क्या रीजन है दोनों के मध्य इस तरीके के विवाद का? सबसे पहले इनके क्षेत्रीय जो आधार हैं, क्षेत्रीय जो बेसिकली दावे हैं, उसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहली बात, यदि आप मैप के माध्यम से समझेंगे, ये चाइना है और ये जो छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा है ये है ताइवान। यानी मेनलैंड से अलग है ये ताइवान। ये ताइवान एक स्वशासित क्षेत्र है, इसका अपना संविधान है, इसके पास अपनी 3 लाख के आसपास की सेना है, इसकी अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये कहता है कि भाई हम अलग देश हैं, हमारी अपनी संप्रभुता है, जबकि चाइना का ये दावा है कि ताइवान चीन के ही एक प्रांत, मतलब चीन का ही एक प्रांत है, ध्यान रखिएगा, और चाइना ताइवान को अपने ही देश का एक हिस्सा मानता रहा है और इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तर्क भी देता रहा है। ये दावा है चाइना का। तो यही है टसल दोनों के बीच में। ये जो टकराव है ये अभी हाल ही में क्यों उभरा, तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति जो लाई हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय दिवस पर जो भाषण दिया गया उसके कुछ ही दिन बाद ये अभ्यास शुरू हो गए थे बड़े स्तर पे। यहां पे मैं बता दूं, जैसा कि अभी मैंने बताया भी है कि बीजिंग एक द्वीप को पृथक प्रांत यानी अपने ही एक पृथक प्रांत के तौर पे देखता है जो अंततः चीन का ही एक हिस्सा होगा और उसने ऐसा करने के लिए बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया है। चाइना के राष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि युद्ध के लिए सेनाएं तैयार रहें, किसी भी प्रकार की सिचुएशन आ सकती है तो हर सिचुएशन का सामना करने के लिए अपने सैनिकों को तैयार रहने की बात की है। यानी युद्धजनक जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि अभी देखना होगा कि इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं चाइना की, उनके प्रति ताइवान का क्या रुख है। यहां पे कई ताइवानी खुद को एक अलग राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं, यानी वो चाइना को वे अपने आप को चाइना का हिस्सा नहीं मानते, वो अपने आप को एक स्वशासित देश मानते हैं, एक स्वशासित राष्ट्र मानते हैं। जबकि कई ताइवानी
जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने के पक्ष में है कि ना तो चाइना से स्वतंत्रता की घोषणा की जाए और ना ही उसके साथ एकजुट होया जाए, है ना। तो इस तरीके की यथास्थितिवादी भी जो सोच वाले जो लोग हैं वो भी ताइवान में बड़े स्तर पे हैं। यहां पे यदि हम इनके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो छोटा सा द्वीप आपको ताइवान दिख रहा है, यहां पर पहले ऑस्ट्रेनेशियन जनजाति के लोग थे जिनके बारे में माना जाता था कि वो दक्षिण चीन सागर से आए थे। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि चीनी अभिलेखों में जो ताइवान द्वीप है इसका उल्लेख 239 ईस्वी पूर्व मिलता है और ये एक ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य है जिसे चाइना यूज करता है अपने फेवर में कि ताइवान मेनलैंड यानी मेन चाइना का ही भाग है। तो ये तो हो गया चाइना का एक ऐतिहासिक साक्ष्य। उसके बाद यदि हम ताइवान के संदर्भ में काफी सारे फेरबदल हुए नीतियों में, ये कुछ समय के लिए डच उपनिवेश भी रहा, उसके बाद चीन के किंग राजवंश का यहां पे शासन रहा और प्रथम चीन जापान युद्ध में जब जापान जीता तो ये जो ताइवान है ये जापान का कब्जा हो गया इस ताइवान के ऊपर। यानी प्रथम चीन जापान युद्ध में जापान की विजय के बाद ताइवान चला गया जापान के पास। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना जापान युद्ध फिर से हुआ, इस बार जापान हार गया तो जापान ने ताइवान के ऊपर से अपना कब्जा छोड़ दिया और अब ये ताइवान किसके पास आ गया? चाइना के पास। यहां तक अगर घटनाक्रम समझ आया, हम देखते हैं उसके कुछ ही वर्षों के बाद चाइना में सशस्त्र संघर्ष चल जाता है, बेसिकली गृह युद्ध चल जाता है जिसमें चांग काई शेक माओ त्से तुंग की जो कम्युनिस्ट सेना है उनसे हार गए और अपने लगभग 1.5 मिलियन समर्थकों के साथ चले गए ताइवान, ठीक है। और ताइवान से ही चांग काई शेक शासन को संचालित करने लगे क्योंकि चांग काई शेक का यह इरादा था कि वो फिर से चाइना पर कब्जा कर लेंगे और इसी ताइवान से जो संचालित सत्ता थी चांग काई शेक की, इसी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय समर्थन भी देता था। यहीं से आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की जो सीट है उसको कब्जा किया, मतलब उसको सुरक्षित किया और पश्चिमी देश भी इसे एकमात्र चीनी सरकार के तौर पे मान्यता देते थे क्योंकि मुख्य भूमि में कम्युनिस्ट सरकार थी और पश्चिमी देशों की आइडियोलॉजी वो पूंजीवादी थी। तो ऐसे में ये चांग काई शेक का ही समर्थन करते रहे। लेकिन 1970 तक आते आते पिक्चर बदल जाती है। 1970 तक आते आते विश्व के कई देशों को लगने लगता है कि अब मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो ताइवान को नहीं माना जा सकता। ऊपर से चाइना, जो बेसिकली चाइना की यदि हम बात करें जो मेनलैंड है, वो 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था खोल लेता है। तो अमेरिका जैसे देश अपने आर्थिक हितों को चाइना के साथ मानते हैं और चाइना को क्या करते हैं? राजनयिक संबंध स्थापित कर देते हैं और 1971 में बीजिंग को राजनयिक मान्यता संयुक्त राष्ट्र ने भी दे दी थी। यानी अब मेनलैंड को मान्यता दी जा रही है, ताइवान को नहीं। वर्तमान संदर्भ में ताइवान को मात्र 12 ऐसे देश हैं जो मान्यता देते हैं, बाकी विश्व के अलग अलग देश चाइना को ही मान्यता देते हैं। तो ये इन दोनों का टसल रहा है, दोनों का विवाद रहा है। जैसा कि मैंने बताया, ताइवान का अपना संविधान, अपनी सेना, अपनी पूरी व्यवस्था और वो अपने आप को चाइना से जोड़ के नहीं देखता है, जबकि चाइना का मानना है कि वो हमारा ही एक अलग प्रांत है और चाइना वन चाइना पॉलिसी की भी बात करता है कि ठीक है आप अपने क्षेत्र में स्वायत्त रहो लेकिन संप्रभुता हमारी रहेगी आपके ऊपर। और वन चाइना पॉलिसी जैसी अवधारणाओं को भारत जैसे देश भी स्वीकार करते हैं क्योंकि हमने मेनलैंड चाइना को ही मान्यता दे रखी है। तो ये पूरा का पूरा मसला है। यदि इस मसले के बीच में हम अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो अमेरिका जैसे देश नौवहन की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की अवधारणा में विश्वास रखते हैं और अभी हाल ही में अमेरिका के अलग अलग जैसे यूएस हिंगिस और कनाडाई फ्रिगेट HMCS वैंकूवर ने चीन और ताइवान को अलग करने वाली एक संकरी पट्टी को पार किया। यानी यहां अमेरिका और पश्चिमी देश भी अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। जर्मनी ने पिछले महीने ताइवान जलडमरू से 2 युद्धपोत भेजे थे क्योंकि जर्मनी जैसे देश भी इस एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी रक्षा भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं यदि हम बात करें अमेरिका की पूरी पॉलिसी की, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन की स्वायत्ता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर अमेरिका बड़े स्तर पे फोकस करता है और जो चाइना की आक्रामक नीति है उसका विरोध भी करता रहा है। यानी यहां यदि युद्धजनक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वो चाइना वर्सेस ताइवान ही नहीं होंगी बल्कि उसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और अन्य देशों का भी की भागीदारी हो सकती है और ये एक बड़ा
स्वरूप धारण कर सकता है। ठीक है, साथ ही चीन ने अभ्यास क्यों किया, तो ये मैंने आपको बता दिया कि संबोधन में जो खतरनाक अलगाववादी टिप्पणी की थी ताइवान के राष्ट्रपति ने कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है, हमारी अपनी संप्रभुता है और हम इस तरीके के जो कब्जा है चाइना की तरफ से उसका प्रतिशोध, उसका प्रतिरोध करते ही रहेंगे। यहाँ पे ताइवान को हम आरओसी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। ये स्वप्रशासित है, खुद को एक संप्रभु राज्य मानता है, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना ताइवान को अपने अलग प्रांत के तौर पे देखता है और वन चाइना नीति के तहत मुख्य भूमि के साथ पुनर्मिलन की बात करता है। तो ये है पूरा का पूरा मसला। आने वाला समय दिलचस्प होगा ये देखने के लिए कि ताइवान की क्या प्रतिक्रिया आती है और विश्व के जो अन्य देश हैं वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं इस पूरे के पूरे संदर्भ में। ठीक है, तो ये आज का विवाद नहीं है, ये ऐतिहासिक विवाद है और जब तक समस्या का एक फाइनली समाधान नहीं हो जाता है तब तक ये विवाद चलते भी रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब चाइना यहाँ पे गश्त कर रहा है या सैन्य अभ्यास कर रहा है, इससे पहले भी चाइना इस तरीके की गतिविधियों को यहाँ पे करता रहा है ताकि ताइवान के ऊपर जो अपना कंट्रोल है, अपना जो विनियमन है वो बनाए रखा जा सके, ध्यान रखिएगा। और ताइवान में जो अलगाववादी प्रवृत्तियां उभर रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये चाइना की एक पॉलिसी भी हो सकती है। अब डिपेंड करेगा ताइवान की प्रतिक्रिया पे और उसके बाद हो सकता है परिस्थितियां कुछ भयावह हो। हालांकि इस बात की संभावना कम है वर्तमान संदर्भ में। ठीक है, चाइना की आक्रामक नीतियों से हम सब सरोकार रखते हैं कि किस तरीके से चाइना आक्रामक नीतियों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों को कब्जाने की नीति अपनाता रहा है और इस तरीके की नीतियों का अमेरिका जैसे देश बड़े स्तर पे विरोध करते रहे हैं। इसलिए अमेरिका जैसे देशों ने इंडो पैसिफिक पॉलिसी, एक अलग से इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाई जिसमें अपनी भूमिका को उन्होंने बढ़ाने की बात की है और इंडो पैसिफिक जो रीजन के जो राष्ट्र हैं उनको अमेरिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे बड़े स्तर पे सहायता देता रहा है। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण। यदि आप 2026 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो P2I फाउंडेशन बैच जस्ट अभी शुरू हुआ है, जुड़ जाइए। ये एक पीटी मेंस और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में इंक्लूड है और अभी मेगा फेस्टिवल सेल चल रही है। मात्र 26,999 में आपको जो ये बैच है वो मिल जाएगा, ध्यान रखना है 26,999 में ये बैच मिल जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको फिलहाल इतने का मिल रहा है। यदि आपको 2027 में अटेम्प्ट देना है तो 2027 में एक लॉन्ग टर्म बैच जस्ट अभी शुरू हुआ है। इसमें पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा, फिर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पे भी मेगा फेस्टिवल सेल है, तो ये जो इतना दूर का बैच है ये आपको मात्र 32,999 में मिल रहा है। देर नहीं करनी है, LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी। और आशा करती हूँ परिचर्चा अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।